सोचिए, आप 14 साल तक अपने देश के लिए एक बहुत कामयाब डिप्लोमेट रहे हैं। आप अपनी करियर के बिल्कुल शिखर पर हैं। बिल्कुल। और फिर अचानक रातों रात सरकार बदल जाती है और आपको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया जाता है। आपको टॉर्चर किया जाता है। बहुत ही भयानक स्थिति है। तो जब आप इस सब से गुजरकर बाहर आएंगे, आप क्या करेंगे? खैर, निकोला मैकियावेली ने एक किताब लिखी, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में सत्ता के खेल को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और उस किताब का नाम था द प्रिंस। बिल्कुल। आज भी, मतलब 500 साल बाद भी, दुनिया भर के नेता, सीईओ, रणनीतिकार सब इसे पढ़ते हैं। हमारी आज की यह गहरी पड़ताल स्टडी आईक्यू के यूट्यूब वीडियो निकोला मैकियावेली पॉलिटिकल थॉट पर आधारित है। और इसी के सहारे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैकियावेली के उस दर्द और धोखे ने द प्रिंस जैसी किताब को कैसे जन्म दिया। और सवाल वही है जो सदियों से पूछा जा रहा है, क्या मैकियावेली वाकई बुराई के शिक्षक थे जो शासकों को क्रूर और अनैतिक बनने की सलाह दे रहे थे, या फिर वो बस एक आईना दिखा रहे थे कि देखो, सत्ता की दुनिया असल में इतनी ही बेरहम होती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें मैकियावेली के दौर से करनी होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी विचारक को उसके समय और समाज से अलग करके नहीं समझा जा सकता। तो वो दौर कैसा था? मैकियावेली 15वीं सदी के फ्लोरेंस, इटली में रह रहे थे। और वो इटली आज जैसा एक देश नहीं था। अच्छा। वो कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स। और ये सब आपस में लड़ते रहते होंगे? लगातार, सत्ता के लिए, जमीन के लिए, शक्ति के लिए। एक तरह का स्थायी कॉन्फ्लिक्ट जोन कह सकते हैं। और स्रोत बताता है कि सिर्फ अंदरूनी लड़ाई ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब बड़े और शक्तिशाली देश भी इटली की राजनीति में लगातार दखल देते थे। फ्लोरेंस की रिपब्लिकन सरकार के लिए एक सिविल सेवक और फिर एक डिप्लोमेट के तौर पर काम किया। 14 साल तक। हाँ, 14 साल। उन्होंने यूरोप के अलग अलग दरबारों में घूमकर राजनीति के दांव-पेच बहुत करीब से देखे। उन्होंने देखा कि कैसे राजा वादे करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, कैसे ताकतवर कमजोर को कुचल देता है। ये सब उनका प्रैक्टिकल अनुभव था। बिल्कुल। और फिर 1512 में सब कुछ बदल गया। हाँ, उनकी दुनिया ही पलट गई। मेडिची परिवार ने स्पेन की मदद से फ्लोरेंस में सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। और मैकियावेली, क्योंकि वो पुरानी सरकार के आदमी थे, उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन पर साजिश का इल्जाम लगा, उन्हें जेल में डाला गया और टॉर्चर भी किया गया। सोचिए उस इंसान की दिमागी हालत, जिसने अपने देश की इतनी सेवा की और बदले में उसे ये सब मिला। हालांकि बाद में वो बेगुनाह साबित होकर रिहा हो गए। हाँ, पर एक शर्त पर कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। और इसी जबरदस्ती की रिटायरमेंट में अपने फार्म हाउस पर बैठकर उन्होंने वो किताबें लिखी जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया, जिसमें सबसे मशहूर है द प्रिंस। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आराम से बैठकर नहीं लिखी। नहीं, ये उस इंसान के अनुभव का निचोड़ है जिसने सत्ता का खेल खेला है, उसका शिकार हुआ है और अपने देश को बर्बादी की तरफ जाते हुए देखा है। इसीलिए द प्रिंस कोई आदर्शवादी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है ही नहीं कि राज्य कैसा होना चाहिए। ये इस बारे में है कि राज्य को कैसे चलाया जाए और सत्ता को कैसे बचाए रखा जाए। और खास तौर पर ये नए राजकुमारों के लिए है। सही, जिन्होंने सत्ता विरासत में नहीं पाई बल्कि खुद हासिल की है, क्योंकि असली चुनौती उन्हीं के सामने होती है। और मैकियावेली के सारे तर्कों की जो नींव है वो उनके एक विचार पर टिकी है। हाँ, मानव स्वभाव पर। और कहना पड़ेगा, इंसानों के बारे में उनकी राय कुछ खास अच्छी नहीं थी। अच्छी तो छोड़िए, बेहद निराशावादी थी। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी, लालची, डरपोक और धोखेबाज होता है। स्रोतों में उनका एक मशहूर कोट भी है। हाँ, कि पुरुष अकृतज्ञ, चंचल, झूठे, खतरे से भागने वाले और फायदे के भूखे होते हैं। मतलब जब तक आप उनका भला कर रहे हैं वो आपके हैं, और जैसे ही आप पर मुसीबत आई वो आपको छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब वो कह रहे थे कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके हिसाब से सत्ता के खेल में तो बिल्कुल नहीं। और क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, तो समाज में हमेशा एक संघर्ष और होड़ की स्थिति बनी रहती है। और अगर कोई शक्तिशाली नियंत्रण न हो तो नतीजा सिर्फ अराजकता होगा। एनार्की। बिल्कुल। और इसी अराजकता को खत्म करने और लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक ताकतवर प्रिंस यानी शासक की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से उनकी सलाहों का सिलसिला शुरू होता है। एक शासक का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ एक, अपने राज्य को बचाना और अपनी सत्ता को बनाने रखना। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। और यहीं पर मैकियावेली की सबसे विवादित बात सामने आती है। हाँ, कि इस मकसद को हासिल करने के लिए
शासक कोई भी रास्ता अपना सकता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। और यहीं से वो कहावत आती है, ends justify the means। साध्य ही साधन को उचित ठहराता है। हाँ, हालांकि स्रोत ये साफ करता है कि मैकियावेली ने हूबहू यही शब्द कभी नहीं कहे, पर उनकी पूरी फिलॉसफी का सार यही है। राज्य की सुरक्षा के आगे नैतिकता, दया, धर्म कुछ मायने नहीं रखता। कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि एक शासक को अपनी सत्ता बचाने के लिए किन चीजों से खतरा होता है? स्रोत में 5 बड़े खतरों का जिक्र है। हाँ, और इनमें पहला ही नाम बड़ा दिलचस्प है, फॉर्च्यूना। फॉर्चूना। एक इटालियन शब्द है। इसका क्या मतलब है? मतलब है भाग्य, किस्मत या तकदीर। ये वो अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अचानक आई बाढ़, कोई महामारी या पड़ोसी राज्य में अचानक हुआ तख्ता पलट। ये खतरा है क्योंकि किस्मत आपके लिए अच्छा मौका भी ला सकती है और पूरी बर्बादी भी। तो अगर ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो एक शासक क्या करे? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं नहीं, यहीं पर मैकियावेली की प्रैक्टिकल सलाह काम आती है। वो कहते हैं कि फॉर्चूना या भाग्य एक विनाशकारी नदी की तरह है। अच्छा। जब उसमें बाढ़ आती है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप पहले से बांध और तटबंध बनाकर उसके नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब एक शासक को दूरदर्शी होना चाहिए, बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी के आधे फैसले भाग्य लेता है, पर बाकी आधे हमारे हाथ में होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाग्य को तो पूरी तरह काबू नहीं कर सकते, बस तैयारी कर सकते हैं। पर दूसरा खतरा जो मैकियावेली बताते हैं वो चौंकाने वाला है, पारंपरिक नैतिकता। हाँ, मोरालिटी एक खतरा कैसे हो सकती है, ये बात हजम करना मुश्किल है। और यही मैकियावेली के विचारों का केंद्र है। देखिए, पारंपरिक नैतिकता जो धर्म और समाज से आती है, वो हमें सिखाती है कि झूठ बोलना, धोखा देना या किसी की जान लेना गलत है। बिल्कुल गलत है। लेकिन मैकियावेली पूछते हैं, अगर दुश्मन को धोखा देकर या किसी साजिश करने वाले को मरवाकर आप अपने पूरे राज्य को बचा सकते हैं, तो क्या तब भी ये काम गलत है? 1 मिनट, क्या वो ये कह रहे थे कि एक सफल शासक होने के लिए आपको एक बुरा इंसान बनना ही पड़ेगा? हाँ, उनकी सलाह सीधी और क्रूर है। एक शासक को ये सीखना होगा कि अच्छा कैसे न बना जाए, हाउ नॉट टू बी गुड। जरूरत पड़ने पर राज्य को बचाने के लिए उसे दया, मानवता और धर्म के खिलाफ भी जाने को तैयार रहना चाहिए। उनके लिए शासक का गुणी, वर्चुअस होना जरूरी नहीं। एक परिवार में अगर लोग एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो परिवार टूट जाएगा। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर एक शासक दुश्मन से झूठ बोलकर अपने देश को युद्ध से बचा लेता है तो ये उसका कर्तव्य है। शासक का धर्म है राज्य की सुरक्षा, व्यक्तिगत नैतिकता नहीं। वाह, ये तो सत्ता को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना है। तो भाग्य और नैतिकता के बाद तीसरा खतरा कौन है? तीसरा खतरा घर के अंदर ही है, अभिजात वर्ग, नोबिलिटी। ये अमीर और शक्तिशाली लोग। हाँ, जो सत्ता के करीब होते हैं और हमेशा खुद शासक बनने का सपना देखते हैं। यही लोग साजिशें करते हैं। और इनसे निपटने के लिए ही मैकियावेली वो शेर और लोमड़ी वाली मशहूर मिसाल देते हैं ना? सही पकड़ा। वो कहते हैं कि शासक को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण अपनाने चाहिए। नागरिक के लिए है, वो शासक के लिए नहीं है। एक परिवार में अगर लोग एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो परिवार टूट जाएगा। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर एक शासक दुश्मन से झूठ बोलकर अपने देश को युद्ध से बचा लेता है तो ये उसका कर्तव्य है। शासक का धर्म है राज्य की सुरक्षा, व्यक्तिगत नैतिकता नहीं। वाह, ये तो सत्ता को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना है। तो भाग्य और नैतिकता के बाद तीसरा खतरा कौन है? तीसरा खतरा घर के अंदर ही है, अभिजात वर्ग, नोबिलिटी। ये अमीर और शक्तिशाली लोग। हाँ, जो सत्ता के करीब होते हैं और हमेशा खुद शासक बनने का सपना देखते हैं। यही लोग साजिशें करते हैं। और इनसे निपटने के लिए ही मैकियावेली वो शेर और लोमड़ी वाली मशहूर मिसाल देते हैं ना? सही पकड़ा। वो कहते हैं कि शासक को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण अपनाने चाहिए। उसे दुश्मनों को डराने के लिए शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, लेकिन साजिशों के जाल को पहचानने और उनसे बचने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ शेर होने से काम नहीं चलेगा, शेर जाल में फंस जाता है। और सिर्फ लोमड़ी होने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोमड़ी भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकती। और वो एक और बड़ी क्रूर बात कहते हैं इनके बारे में। क्या? या तो अच्छी तरह से व्यवहार करो या पूरी तरह से कुचल दो। हाँ, उनका लॉजिक बहुत साइकोलॉजिकल है। क्या? कि अगर आप किसी को छोटा मोटा नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपसे नफरत भी करेगा और बदला लेने की ताकत भी रखेगा। अच्छा। लेकिन अगर आप उसे इतनी बुरी तरह कुचल देते हैं कि वो दोबारा खड़ा ही ना हो पाए तो फिर बदला लेने का खतरा ही खत्म हो जाता है।
ये बेरहम है पर उनकी नजर में प्रभावी है। बिल्कुल। वाकई ये सुनने में भी अजीब लगता है। अच्छा, चौथा खतरा है आम जनता। पर वो खतरा कैसे हो सकती है? वो तो किसी भी शासक की ताकत का आधार होती है। आधार होती है, लेकिन अगर वो खिलाफ हो जाए तो वही जनता विद्रोह करके शासक को उखाड़ फेंकती है। बिल्कुल। और यहीं मैकियावेली वो मशहूर सवाल पूछते हैं, एक शासक के लिए क्या बेहतर है, कि लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? और उनका जवाब है कि डर बेहतर है। हाँ। वो कहते हैं कि आदर्श स्थिति तो ये है कि लोग प्यार भी करें और डरे भी, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो डर को चुनो। उनका तर्क है कि प्यार एक एहसान का बंधन है जिसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन सजा का डर वो हमेशा बना रहता है। लेकिन डर पर आधारित सत्ता क्या लंबे समय तक टिक सकती है? इतिहास तो बताता है कि डरे हुए लोग मौका मिलते ही बगावत कर देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और मैकियावेली इसका जवाब देते हैं। वो एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। क्या? शासक से लोग डरें लेकिन नफरत ना करें। नेवर बी हेटेड। डर और नफरत में एक बहुत बारीक लकीर है। और वो लकीर क्या है? शासक को कभी भी किसी भी हालत में अपनी प्रजा की संपत्ति और उनकी औरतों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। अच्छा। उनका कहना था कि इंसान अपने बाप के कातिल को शायद माफ कर दे, पर अपनी जमीन छीनने वाले को कभी माफ नहीं करता। जैसे ही शासक लोगों की संपत्ति छीनना शुरू करता है, डर नफरत में बदल जाता है और विद्रोह की जमीन तैयार हो जाती है। और यहीं पर दिखावा काम आता है ना, कि असल में आप क्या हैं वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आप दिखते क्या हैं। एकदम सही। ये आज की पॉलिटिक्स का भी मूल मंत्र है, इमेज मैनेजमेंट। मैकियावेली कहते हैं कि शासक को जनता के सामने हमेशा दयालु, वफादार, ईमानदार और धार्मिक दिखना चाहिए, भले ही असलियत में वो ऐसा न हो। उनका एक मशहूर कोट है, हर कोई देखता है कि तुम क्या दिखते हो, कुछ ही लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी खतरा, पड़ोसी राज्य। ये तो सीधा और सरल लगता है। हाँ, ये बाहरी खतरा है। पड़ोसी राज्य हमेशा आपकी जमीन और सत्ता पर नजर रखते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। इसके लिए मैकियावेली की सलाह बहुत साफ है। बहुत साफ। शांति के समय में भी युद्ध की तैयारी करो। एक शासक को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए उसे अपनी सेना पर ध्यान देना होगा। और सेना के मामले में वो भाड़े के सैनिकों पर बिल्कुल भरोसा न करने की सलाह देते हैं। हाँ, मर्सनरी सोल्जर्स पर, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, वो वफादार नहीं होते। अगर दुश्मन ज्यादा पैसे दे दे तो वो पाला बदल लेंगे। बिल्कुल। मैकियावेली ने अपने समय में ऐसा होते हुए देखा था, इसलिए वो कहते हैं कि शासक को अपनी खुद की नागरिक सेना, सिटीजन आर्मी बनानी चाहिए। अपने देश के नागरिक। हाँ, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि, अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ेंगे। वो ज्यादा वफादार और बहादुर साबित होंगे। तो ये 5 खतरे हुए, भाग्य, नैतिकता, अमीर वर्ग, आम जनता और पड़ोसी। इन सब से निपटने के लिए, इन सब के ऊपर हावी होने के लिए शासक में एक खास गुण होना चाहिए जिसे मैकियावेली वियर्टू कहते हैं, वर्च्यू। ये क्या है? वियर्टू मैकियावेली के दर्शन की कह सकते हैं आत्मा है। ये एक इटालियन शब्द है और इसका अंग्रेजी के वर्च्यू यानी सद्गुण से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है साहस, कौशल, महत्वाकांक्षा और जरूरत पड़ने पर क्रूरता का एक मिश्रण, एक तरह की मर्दाना ऊर्जा। तो ये वो गुण है जो एक शासक को मौके को पहचानने, खतरों का सामना करने और भाग्य यानी फॉर्चूना को भी अपने हक में मोड़ने की ताकत देता है। स्रोत में बताया गया है कि द प्रिंस जैसी छोटी सी किताब में इस शब्द का 60 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इससे इसका महत्व समझ आता है। वियर्टू ही वो इंजन है जो शासक की गाड़ी को इन 5 खतरों के उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलाता है। जिसके पास वियर्टू है वही सफल शासक बन सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर हम मैकियावेली को आज कैसे देखें? उनकी विरासत क्या है? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के चश्मे से देखना बंद कर दिया। उनसे पहले राजनीति को हमेशा अच्छा और बुरा के पैमाने पर तौला जाता था। बिल्कुल। मैकियावेली ने कहा कि नहीं, राजनीति का अपना एक अलग तर्क होता है जो शक्ति का तर्क है। उन्होंने राजनीति का एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। इसीलिए उन्हें पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने तर्क किसी धार्मिक किताब या काल्पनिक आदर्शों पर नहीं बल्कि इतिहास के उदाहरणों और अपने खुद के अनुभवों और अवलोकन पर आधारित किए। उन्होंने राजनीति को वैसा दिखाया जैसी वो है,
न कि जैसी उसे होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए उनके विचार आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास तौर से लागू होते हैं। वो कैसे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तो एक अराजक जगह है। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है। हर देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मैकियावेली के इटली में हर रियासत कर रही थी। एकदम, आज भी देश अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत और कूटनीतिक चालों पर निर्भर करते हैं। ये सब मैकियावेली की दुनिया ही तो है। तो कुल मिलाकर मैकियावेली ने राजनीति की एक बेहद यथार्थवादी और शायद इसीलिए एक बहुत ही असुविधाजनक तस्वीर पेश की। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता को बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने दुनिया को वैसे देखने की सलाह दी जैसी वो है, न कि जैसी हमें अच्छी लगती है। उन्होंने व्यवहारिक राजनीति की एक ऐसी गाइड बुक लिखी जिसमें आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका सारा ध्यान इस पर था कि क्या चीज काम करती है, व्हाट इज इफेक्टिव। इस पर नहीं कि नैतिक रूप से क्या सही है, व्हाट इज मॉरली राइट। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मैकियावेली ने ये सब 500 साल पहले लिखा था। जरा सोचिए, क्या ये बातें आज भी हमारे नेताओं और हमारे राजनीतिक सिस्टम के व्यवहार में नहीं झलकती? क्या आज भी छवि बनाने का खेल, डर का इस्तेमाल और अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाना राजनीति का हिस्सा नहीं है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम तकनीक में इतना आगे बढ़ने के बावजूद सत्ता के खेल में आज भी मैकियावेली के युग में ही जी रहे हैं।